हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको हिंदी में ब्याज का तरलता अधिमान का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये थ्योरी जो है लॉर्ड केन्ज ने दी थी। उनकी जो फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इन्होंने अपनी थ्योरी को यहाँ पर नाम दिया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट है वो किसका फंक्शन है, किसके कारण मिलता है, वो मिलता है सर्विसेज ऑफ मनी के कारण। यानी कि आपका पैसा जो है वो पैसा कमाकर ला रहा है। पैसे को यहाँ पर जो है ना एक बेटे से उसकी तुलना की गई, जैसे हम कहते हैं कमाऊ पूत, उसी तरीके से यहाँ पर मनी जो है, मनी को भी एक कमाने वाले बेटे के साथ कंसीडर किया गया है कि आपका पैसा जो है आप किसी को देते हो, वो पैसा वो पर्सन यूज़ करता है, उसके बदले में वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करता है। उस एक्स्ट्रा पेमेंट को हम इंटरेस्ट कहते हैं। ये एक पूरी तरह से मौद्रिक कंसेप्ट है, यानी कि एक मॉनेटरी फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट है उसको डिटरमिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, विद द हेल्प ऑफ डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के साथ। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मनी जो आपका सर्कुलेशन में है और कितना आपका मनी बैंक के डिपॉजिट में है। यानी कि जो आरबीआई जो है वो मनी को लॉन्च करता है, करेंसी लॉन्च करता है, फिर वो मनी जो है ना आरबीआई कितना सर्कुलेट करता है, जो आपका मतलब आरबीआई ने वो पैसा लॉन्च कर दिया, करेंसी लॉन्च कर दी, फिर कितना पैसा ऐसा है जो बैंक डिपॉजिट्स में रखा हुआ है और कितना पैसा ऐसा है जो मूवमेंट में है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर्सन के हाथों में जाकर घूम रहा है, उसको कहते हैं मनी इन सर्कुलेशन। उसके बाद बात हम करते हैं डिमांड फॉर मनी कि अब क्या है, यहाँ पर केन्ज ने एक नया कंसेप्ट दिया है। वो कहता है कि हम मनी की डिमांड इसलिए रखते हैं ताकि हम मनी को स्टोर होल्ड करके, यानी कि संचय करके रख सकें। किसमें? लिक्विडिटी, लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि मुद्रा की फॉर्म में। पैसे को हम अपने पास जोड़कर संचय करके रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मायर्स की डेफिनेशन है लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द प्रेफरेंस टू हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश रादर देन क्लेम अगेंस्ट द अदर, कि हम कुछ कैश में अमाउंट अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं, बजाय कि जब हमें ज़रूरत हो हम दूसरों से मांगते फिरें कि देना 10 रुपये, देना 50 रुपये, देना 100 रुपये। उसके बजाय जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम कुछ पैसा अपने पास नकदी की फॉर्म में रखना चाहते हैं, उसी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहा जाता है, जिससे कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ये है इंटरेस्ट की डेफिनेशन। केन्स कहता है इंटरेस्ट इज़ द रिवार्ड ऑफ पार्टिंग विद लिक्विडिटी फ्रॉम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि जैसे आपका बेटा बाहर गया है वो कमा कर लाएगा, तो हम ये उम्मीद करके रखते हैं कि बच्चा बाहर गया कमा कर लाएगा। उसी तरीके से जब आप अपना पैसा किसी को देते हैं तो वो पैसा जो है ना आप अपने पैसे से अलग हो रहे हैं और वो पैसा आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है ना अर्न करके ला रहा है, उसका रिवार्ड ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन इसमें भी यही है कि इंटरेस्ट जो है ना वहाँ पर डिटरमिन होता है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, कि जहाँ पर डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होगी। ठीक है, अब है कि मनी की डिमांड किस लिए की जाती है। केन्स कहता है कि मनी के बेसिक 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कि मनी की फॉर्म में आप किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया, हर चीज़ की आप वैल्यू डिटरमिन करते हैं और उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर ऑफ वेल्थ, मनी की फॉर्म में आप कितना भी वेल्थ जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, गोल्ड, सोना, चांदी, तांबा, कुछ भी, मतलब पैसा जो है ना कैश की फॉर्म में भी आप कितना भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोर ऑफ वेल्थ जो है ना वो आपको फ्यूचर की प्रॉब्लम्स से बचाता है, कि फ्यूचर के लिए हर पर्सन जो है ना कुछ पैसा सेव करके रखता है। अब केन्स का ये मानना है कि जो हम मनी की डिमांड करते हैं उसके बेसिक हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन का उद्देश्य, आपको लेन देन करना होता है, इसके लिए कुछ पैसा आप
लिक्विडिटी फॉर्म में रखते हैं। आपको सावधानी, दुर्घटना आदि से बचाव के लिए कुछ पैसा आप रखते हैं। और एक होता है स्पेक्यूलेटिव, कि आप ब्याज पर पैसा देना चाहते हैं, आप सट्टा खेलना चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ पैसा की डिमांड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो केन्स के अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी जो है ना वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ क्या है कि आप लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, तरलता के लिए आप कितनी प्रेफरेंस देते हैं, कितना पैसा आप स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव की। हर पर्सन जो है ना, और या कोई भी फर्म हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं, डेली ज़रूरतें। जैसे घरों की बात करें तो उनको साग खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है, ठीक है, रिक्शा का किराया देना है, गैस सिलेंडर लेना है, और बिजली का बिल, ये एक्स्ट्रा के बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसलिए फर्म के भी इसी तरीके से बहुत सारे खर्चे होते हैं जो डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो मनी की डिमांड जो है ना वो हमारे ट्रांजैक्शन मोटिव पर के जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के लेवल के ऊपर। जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो मनी की डिमांड उतनी ही ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए ज़्यादा रखता है। इसलिए इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब जैसे एक रिक्शा वाले की बात करें, रिक्शा वाले की इनकम कितनी होती है, एक दिन में 200, मतलब आप मैक्सिमम मानकर चलिए 1000 रुपये। तो वो अब अपनी बीवी को जो है ना, मतलब 30,000 रुपये वो कमाता है, तो वो अपनी बीवी को 10,000 रुपये जो है ना सिर्फ इसलिए नहीं दे सकता कि ताकि वो अपने घर का खर्च चलाए, नहीं, वहाँ पर वो पैसा क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा कम रखेंगे। अब यदि एक अंबानी अडानी की बात करें तो उनके लिए 30-40 हज़ार लाखों रुपया भी कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो हमारी डिमांड होती है इनकम की, वो हमारा मनी की वो डिमांड फंक्शन होता है इनकम का। इनकम ज़्यादा है तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड भी ज़्यादा है, इनकम कम है तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड भी कम होती है। इसीलिए LT इज़ द फंक्शन ऑफ वाई का मतलब है इनकम, LT का मतलब है डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। उसी तरीके से दूसरा है आपका प्रिकॉशनरी, सावधानी उद्देश्य। तो लाइफ जो है ना वो आपकी अनसर्टेन है, हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता, मुसीबतों से भरी हुई है ज़िंदगी, ठीक है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मुसीबत होती है और बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिसको कि हम अपने मतलब पूरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रिकॉशनरी का मतलब होते हैं जैसे बीमारी के लिए, दुर्घटना के लिए, चोरी चकारी के लिए, या फिर बेरोज़गारी हो जाए, जैसे अब कोविड में कितने लोगों की नौकरियाँ छूट गई। उस टाइम जो है ना हमारे पास कुछ यदि पैसा पहले से सेव होता है तो हम उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए जो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो हम मनी की डिमांड करते हैं वो भी इनकम का ही फंक्शन होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इनकम जो है उसके दो बेटे हैं, एक है ट्रांजैक्शन मोटिव और एक है प्रिकॉशनरी मोटिव। ये दोनों जो है ना अपने बाप के एक हिस्से का भाग बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में भी पॉजिटिव रिलेशन हो गया। लॉर्ड केंजी कहता है कि जो हमारी इन दोनों की डिमांड का फंक्शन है, जो ये दोनों कितना प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगते हैं, हम उसका नाम लिख देते हैं M1, ठीक है। यानी कि इन दोनों भाइयों को जो प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाएगा, जो डिमांड का हिस्सा दिया जाएगा, उसको हम नाम दे देते हैं M1। M1 किसका फंक्शन है? Y का। और Y में के दो बेटे कौन कौन से हैं? एक है LT और एक है LP। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। अब जो हमारा M1 जो है ना वो उनकी मदर है Y, यानी कि वो फंक्शन है इनकम का, इसलिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसीलिए जो इसकी मनी की डिमांड जो LT और LP के लिए होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कांस्टेंट होती है। उसके बाद फिर आता है आपका स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव यानी कि सट्टा उद्देश्य। इसके लिए मनी की डिमांड जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इलास्टिक होती है, यानी कि यदि as the rate of interest is subject to change in future, some people will hope the rate of interest will rise in future, they are, यानी कि कहने का मतलब है कि स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए जो मनी की डिमांड होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिल्कुल इलास्टिक होती है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए मनी की डिमांड में भी चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो लोग बाग जो है ना, जो भी पीपल हैं ऐसे हैं जो स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए मनी रखते हैं, वो मनी को अपने पास होल्ड करके रखना शुरू कर देते हैं रादर देन गिविंग द
इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ही कम है। उसके लिए फिर वो क्या कहते हैं कि अभी हम पैसा मार्केट में किसी को भी उधार नहीं देंगे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो उसको स्टोर करके रखना शुरू कर देते हैं और वेट करते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तब वो मनी की सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मनी की डिमांड जो है ना स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए बहुत ही कम होगी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होगी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है ना, इट विल बी मोर एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कहते हैं कि मतलब डिमांड फॉर मनी स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है ना इनका क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, ये वाला आपका जो है ना एक मिनिमम, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पर कोई भी जो है ना मनी की सप्लाई करना पसंद नहीं करता। वहाँ पर जो आपका एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 2% ऐसा आ जाता है जहाँ पर पीपल होल्ड रखना शुरू कर देते हैं। डिमांड तो बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड तो अनलिमिटेड हो जाती है, लेकिन सप्लाई नहीं होती। तो जहाँ पर मनी की सप्लाई बंद हो जाती है उसको हम तरलता जाल यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। यहाँ पर मनी की डिमांड अनलिमिटेड है, कितनी भी आप पैसा जो है ना लोग बाग लेने के लिए इंटरेस्ट पर तैयार है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई कम होती है। और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे मनी की डिमांड जो है ना वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है और सप्लाई ज़्यादा होती चली जाती है। केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस के स्पेकुलेटिव मेटेरियल के लिए जो मनी की डिमांड रखी है उसको कहते हैं M2, यानी कि अब ये एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है स्पेक्यूलेटिव मोटिव, इसकी मदर है R। अब प्रॉपर्टी में से इसको हिस्सा दिया जाता है M2। ठीक है, अब देखो हम क्या कहते हैं कि हमारी टोटल जो मनी की डिमांड जो है, मनी की टोटल डिमांड है हमारी M1 और M2। एक हिस्सा जो है M1 वो किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है उस माँ के बच्चों को जिनकी मदर है Y, और ये हिस्सा उसको दिया जाता है जिनकी मदर है R। अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि Y के दो बेटे हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है LT और LP। ठीक है, और M2 की मदर कौन है, मतलब M2 हिस्सा किसको दिया जाता है, R के बच्चों को। R की बच्चे का नाम क्या है, S। तो इस तरीके से टोटल मनी की जो डिमांड है वो हमारी LT LP, एक हिस्सा M1 और एक हिस्सा M2 दो भागों में बढ़ जाता है। अब यदि हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमने यहाँ पर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इधर हमने जो है वो हमारी है डिमांड। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये 2%, ये 4%, ये 6% और ये 8% आ गया। हमारा M1 जो है उसका R के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, हमने अभी पढ़ा। ठीक है ना, ये आपका M1 का हिस्सा आ गया जिसका R से लेना देना नहीं है। अब हम M2 की बात करते हैं। M2 का R के साथ सीधा सीधा लेना देना है। ठीक है, M2 ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा M2 हो गया और इसको टोटल को मिला के आपका हो गया M1 प्लस M2। ये आपकी टोटल मनी की डिमांड हो गई, जो कि कॉम्बिनेशन किसका है, LT प्लस LP प्लस LS। और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वो है जो आपका लिक्विडिटी ट्रैप को बताता है, यानी कि इस पॉइंट पर कोई भी पर्सन जो है ना वो अपने मनी को मार्केट में देना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीपल जो है ना मनी को होल्ड करके रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी मनी की सप्लाई को बंद कर देते हैं। इसको कहा जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। ये सारा था आपका मनी की डिमांड के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ मनी। अब है हमारा नेक्स्ट सप्लाई ऑफ मनी। अब तक हमने पढ़ा कि जो भी हमारी मनी की डिमांड है वो कैसे होती है और क्यों होती है। ठीक, सप्लाई ऑफ मनी हमें सबको पता है कि मनी की सप्लाई कौन करता है, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी की सप्लाई करता है। ठीक है, तो यही इंडिया के केस में भी है। लॉर्ड केन्स कहते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द मनी इन सर्कुलेशन एंड बैंक डिपॉजिट्स विद द
कंट्री। मनी सप्लाई की सर्कुलेशन का मतलब है कि कितनी करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो हैं वो हमारे लोगों के पास सर्कुलेशन में है, जो हम डेली की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। डिमांड फॉर मनी यदि हमारी कांस्टेंट रहे, तो यदि सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, देखो हमने क्या कहा कि मनी की डिमांड जो है वो स्टेबल है। अब यदि मनी की सप्लाई बढ़ गई, आरबीआई ने बहुत सारी करेंसी लॉन्च कर दी, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाउन चला जाएगा। और यदि मनी की सप्लाई कम हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। इन दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैसे डिटरमिन किया जाए। तो केन्स कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर का निर्धारण वहाँ पर होगा जहाँ पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए कैसे, जैसे हम ये कहते हैं कि यदि हमारा मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, ये हमारी मनी की सप्लाई है जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पर आपकी आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और यहाँ पर है आपका क्वांटिटी ऑफ मनी। हमने कहा कि आरबीआई ने जो मनी सप्लाई की है वो कांस्टेंट है, यानी कि मनी जो हमारा सर्कुलेशन में है और बैंक डिपॉजिट्स हमारे, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो हम अब मनी की डिमांड की बात करते हैं। हमने पढ़ा था ना मनी की डिमांड में कि एक हमारा M1 है और एक हमारा M2 है। तो ये हमारी M1 के लिए मनी की डिमांड है जो कि फंक्शन है y का, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ये हमारी M2 है, जो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, टोटल मनी की ये हमारी डिमांड बन जाती है, जो है M1 प्लस M2। अब ये मनी की डिमांड होगी, ये मनी की सप्लाई होगी। जहाँ पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा और वहीं पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा। इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। तो यही केन्स कहता है कि इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन वहीं पर होगा जहाँ पर मनी की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं कि चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज होगा वो कैसे हो सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में होने वाला चेंज दो तरीके से हो सकता है। केस 1 क्या है कि यदि हमारा चेंज हो जाए, चेंज इन मनी सप्लाई। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि हमारी यहाँ पर जब हम चेंज इन मनी सप्लाई की बात करते हैं तो हम कहते हैं मनी की डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहती है। दूसरा केस क्या है, इसके अपोजिट हो जाएगा, हम कहते हैं कि चेंज इन मनी डिमांड, मनी की डिमांड में चेंज हो जाए जबकि मनी की सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहे। अब बात आगे भी फिर फर्दर 2 सब केसेस बनते हैं। सब केस फर्स्ट वो क्या कहता है कि हमारी चेंज जो मनी की सप्लाई में हमने चेंज किया है, या तो मनी की सप्लाई बढ़ सकती है। सब केस 2 इसका क्या हो जाएगा कि मनी की सप्लाई डाउन हो सकती है। इसी तरीके से हम डिमांड में भी 2 केसेस, यदि मनी की डिमांड बढ़ जाए और यदि मनी की डिमांड कम हो जाए। ठीक, अब हमने कहा कि मनी की जो सप्लाई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में अपोजिट रिलेशन है। यदि मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन जाएगा और मनी की सप्लाई कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पर आ जाता है हमारा नेगेटिव रिलेशन। ये चीज़ समझने वाली है भेद। यहाँ पर मनी की डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि यदि मनी की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और मनी की डिमांड कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ये चीज़ें जो हैं अब हम इसको डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। केस 1 हमने पढ़ा कि चेंज इन मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सब केस फर्स्ट हम कहते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ गई। अब हमने कुछ नहीं करना, जो करेगा वो डायग्राम करेगा। इकोनॉमिक्स में क्या है, डायग्राम जो है वो अपने आप स्पीक आउट करते हैं, अपने आप बोलते हैं। आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले इनिशियल डायग्राम बनाएंगे। इनिशियल डायग्राम में ये हमारी मनी की सप्लाई है। ठीक
ठीक है। ये हमारा M1 है, ये हमारा M1 प्लस M2 है, ठीक है। और ये हमारा इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमने कहा मनी की सप्लाई बढ़ गई, हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, मनी की सप्लाई को बढ़ा देंगे। मनी की सप्लाई MS से बढ़कर हो जाती है MS1। अब ये डिमांड को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम हो गया E से E1 पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डाउन होकर आ गया R1 पर। क्या डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायग्राम यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि मनी की सप्लाई M1 से बढ़कर MS1 डैश हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R से कम होकर कहाँ आ जाएगा, R1 पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम E से शिफ्ट होकर E1 पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम सब केस सेकंड करते हैं। सब केस सेकंड क्या कहता है कि मनी की सप्लाई यदि कम हो जाती है, इधर सप्लाई बढ़ रही है, इधर जाके सप्लाई कम हो जाएगी, हमने क्या करना है, सिंपली सेम डायग्राम में मनी की सप्लाई को कम दिखा देना है। ये हमारा MS हो गया, ये हमारा M1 हो गया, ये हमारा मनी की सप्लाई हो गई, वो डिमांड हो गई टोटल M1। यहाँ पर भी हम M1 प्लस M2 या फिर MD लिखेंगे, MD मतलब मनी की डिमांड, ठीक। ये इक्विलिब्रियम हो गया और ये आपका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने कहा कि हमने मनी की सप्लाई को कम कर दिया, मनी की सप्लाई को कम करके हमने पहले लाइन इधर खींची थी, यानी कि सप्लाई को बढ़ाया था, हमने सप्लाई को कम कर दिया। इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया E1 पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया R1 पर। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, सिर्फ डायग्राम्स का फ़र्क है कि मनी की सप्लाई कम होकर MS से MS1 हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R से बढ़कर क्या हो जाता है, R1 हो जाता है। इक्विलिब्रियम E से शिफ्ट होकर E1 पर आ जाता है, ठीक है। ये होता है कि मनी की सप्लाई में चेंज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम स्टडी करते हैं कि मनी की डिमांड में चेंज होने से और जब सप्लाई मनी की कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है आपकी मनी की क्वांटिटी, और ये है आपकी मनी सप्लाई, ठीक है। और ये है मनी डिमांड। तो ये सप्लाई और डिमांड यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन किया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि यदि हम दोनों मनी की डिमांड में होने वाले दोनों चेंज को एक ही डायग्राम में दिखा सकते हैं। हम पहले कहते हैं कि यदि मनी की डिमांड बढ़ जाती है, मनी की डिमांड यदि बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो धीरे धीरे अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और लिक्विडिटी ट्रैप के साथ आकर मर्ज हो जाता है। यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है। तो हमारा यदि मनी की डिमांड MD से बढ़कर MD1 हो जाती है तो सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को E1 पर इंटरसेक्ट करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगा हमारा R1 पर। ये क्या कहता है कि यदि मनी की डिमांड बढ़कर MD से क्या हो जाती है, MD1 हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम E से शिफ्ट होकर E1 हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R से बढ़कर R1 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया मनी की डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब हम कहते हैं कि यदि मनी की डिमांड कम हो जाती है, अब मनी की डिमांड को कम कर देंगे। मनी की डिमांड जैसे ही कम करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाएगा E2 पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा R2 पर। यानी कि हम कहते हैं कि यदि मनी की डिमांड कम हो जाती है, मनी की डिमांड MD से कम होकर MD2 हो जाती है तो इक्विलिब्रियम E से शिफ्ट होकर E2 पर आ जाएगा, जहाँ पर डिमांड ऑफ मनी सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R से कम होकर आ जाएगा R2 पर। अगेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मनी की डिमांड ऑफ मनी एंड रेट ऑफ
इंटरेस्ट। तो इस तरीके से केन्स ये कहता है कि जहाँ पर भी हमारी डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर होगी, वहीं पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमिन होगा। और इस तरीके से हम इस थ्योरी को कंक्लूड कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, केवल और केवल कंक्लूज़न ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू केन्स वहीं पर डिटरमिन होगा जहाँ पर कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर हैं। इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। Enjoy your learning. Have a nice day.